नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ना क्लास 11th की एनसीईआरटी, है ना। और इसका ये चैप्टर 5 है। ठीक, क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल वाली, उसका ये 5वां टॉपिक है। ठीक, इसका एक पार्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। पार्ट 1 आ चुका है और अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं पार्ट 2, है ना। तो पार्ट 2 में जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है ना, वो कहाँ शुरू हो रहा है कि भू आकृत प्रक्रियाएं। ठीक, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। देखिए, धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक, देखिए, पहले भी बता चुका हूँ हम कि अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बल क्या होता है। ठीक, एक बार यहाँ पर ऐसे बेसिक बात है, इसे फिर से समझ लीजिए कि जो जैसे अभी ये हो गया धरातल, है ना। तो धरातल में कुछ बल ऐसे काम करते हैं जो पृथ्वी के अंदर हैं, तो इनको हम बोलते हैं अंतर्जात बल। ठीक, और कुछ बल बाहर से काम करते हैं जिनको हम बोलते हैं बहिर्जात बल। ठीक, तो ये है अंतर्जात बल और ये है बहिर्जात बल। ठीक, पृथ्वी के अंदर से जो बल काम कर रहा है वो है अंतर्जात, पृथ्वी के बाहर से जो काम कर रहा है वो बहिर्जात। तो जो बहिर्जात बल होता है ना, वो हमेशा समतल स्थापित करता है। क्या? समतल। यानी अगर धरातल पर कोई ऊंचा स्थान है या खाई है ना, या कोई भी उठा हुआ स्थान है या कोई ऐसे नीचा स्थान है, तो बहिर्जात बल क्या करते हैं, इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं, यानी धरातल को हमेशा समतल करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अंतर्जात बल जो होता है वो पृथ्वी पर विषमताओं का सृजन करता है। ठीक, ये क्या करता है, ये विषमता करता है। विषमता का मतलब क्या होता है कि ये कहीं पर ऊंचा स्थान बना देगा, कहीं खाई कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, ये चीज़ें कर देगा। ठीक, तो जो अंतर्जात बल है ना, अंतर्जात बल यह दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है आकस्मिक बल। ठीक, क्या होता है आकस्मिक? आकस्मिक का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे आकस्मिक घटनाएं घटती हैं जिससे धरातल पर तुरंत परिवर्तन हो जाता है। कहाँ पर परिवर्तन होगा? धरातल पर ही होगा। तो कैसे, क्या चीज़ें कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाए, है ना, भूकंप आ जाए। ठीक, ज्वालामुखी आ जाए, है ना। भूकंप और ज्वालामुखी या भूस्खलन, ठीक, भूस्खलन हो जाए, तो अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं ना, तो वो है आकस्मिक बल। यानी ये क्या कर रहा है, जैसे भूकंप आ जाए तो धरातल का जो सिचुएशन है पता चला तुरंत बदल गया, है ना। भूकंप आ जाए, भूकंप आ जाए या भूस्खलन हो जाए, ज्वालामुखी आ जाए तो ज्वालामुखी जहाँ लावा फूटता है वहाँ पर धरातल में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आकस्मिक बल है। और दूसरा होता है पटल विरूपड़ी। ठीक, पटल विरूपड़ी। तो जो ये पटल विरूपड़ी टाइप का बल होता है ना, याद रखिए, ये पटल विरूपड़ी बल बहुत लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन होता है। तो पलट विरूपड़ी बल में दो प्रकार के बल होते हैं। एक तो होता है पर्वत निर्माणकारी, है ना, पर्वत जनिक। ठीक, और दूसरा होता है महाद्वीप वगैरह बनते हैं ना, ये चीज़। महाद्वीप या स्थल बनता है। ठीक, तो अब देखिए, जो धीरे धीरे बन रहा है ना पटल विरूपड़ी, उसमें बड़ा लंबा समय लगता है। और उसका कारण क्या होता है? संचलन कारण है। ठीक, या तो लंबवत संचलन होगा, जैसे पर्वत है लंबवत संचलन होगा, है ना। तो पता चल रहा है कि मान लीजिए ये चट्टान है और इसमें अंदर से बल लगा तो इस चट्टान में क्या हुआ, इसे फोल्ड पड़ गया तो पर्वत बन गया। इस तरीके से बलित पर्वत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि जो धरातल है, धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों द्वारा ही क्या होता है, भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को हम क्या बोल रहे हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। मतलब ये सब चीज़ें जो घटनाएं घट रही ना, इसी को बोल रहे हैं हम क्या, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों के कारण। ठीक, देखिए,
पटल विरूपणी बल, अभी हमने बताया ना, एक आकस्मिक बल, दूसरा पटल विरूपणी बल। तो यही जो डिस्टोप्रिज्म है ना, और ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी तत्काल वाला होता है, तुरंत स्थल पर परिवर्तन ला देता है। पटल विरूपणी थोड़ा लंबा समय लेता है। तो पटल विरूपण, ज्वालामुखीता अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। देख रहे हैं ना, अभी हमने बताया भी कि जो ज्वालामुखी होता है ये आकस्मिक बल में आता है, पटल विरूपणी ये धीरे धीरे करके काम करता है। ठीक, जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है ना, इसके पहले हमने इसके बारे में बता दिया है, डिस्टोप्रिज्म के बारे में, ज्वालामुखीता के बारे में पिछले चैप्टर में ये बातें बताई जा चुकी हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अपक्षय, या क्या अपक्षय, बृहद सचरण यानी मास वेस्टिंग, अपर्दन, निक्षेपण यानी डिपोजिशन। ठीक, ये सब क्या है, बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रियाएं हैं। ठीक, हमने बताया था ना, एक अंतर्जात होता है, एक बहिर्जात होता है। तो बहिर्जात में ये सब आता है, पर्दन, अपक्षय, निक्षेपण, है ना, मास वेस्टिंग, ये सब आता है। ठीक, देखिए प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व, अब बहिर्जनिक तत्व क्या होता है, जैसे जल है, हिम है, वायु है, ये क्या है, बहिर्जनिक जो बल होता है ना, उसके मेन तत्व यही होते हैं। तो यही कारक है, इन्हीं के कारण सारी चीज़ें, घटनाएं घटती हैं, समतल स्थापित होता है, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है। ठीक, यही बहिर्जनिक बल में जो तत्व होते हैं, जैसे जल, हिम, वायु, यही क्या करते हैं, धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं और इनका परिवहन करने में यही सक्षम होते हैं। जैसे अब जल है, तो जल जब बहता है ना, तो अपने साथ धरातल के पदार्थ क्या, जैसे धूल, मिट्टी, कण, कंकड़, पत्थर, ये सब लेकर के बहता है साथ में। ठीक, मिट्टियों को काटता है। ठीक, जैसे हिम है, ये भी सरकता है, तो अपने साथ अवसादों को लेकर सरकता है। वायु जैसे आंधी तूफान ये सब चलता है, धूल और कणों को लेकर के साथ में उड़ता है। ये सब क्या कर रहा है, बहिर्जनिक बल है। ठीक, तो जैसे अब एक ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए धरातल पर कोई ऐसे गड्ढा है, तो गड्ढा ये धीरे धीरे करके ना ऐसे भरता जाएगा, ये धीरे धीरे करके पूरा फुल हो जाएगा। तो ये फुल हुआ कैसे जानते हैं, ये फुल हुआ है हवा के द्वारा, हवा के द्वारा, जल द्वारा, है ना, वायु द्वारा। ये सब क्या होता है, बाहर से मिट्टियों को ले आकर के धीरे धीरे करके इस गड्ढे में भरते जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये गड्ढा पूरी तरीके से फुल हो जाएगा और समतल बन जाएगा। तो बहिर्जानिक बल जो होता है वो यही काम करता है कि धरातल पर समतल स्थापित करने का काम करता रहता है। ठीक, तो प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व, है ना, जैसे जल है, हिम है, वायु है, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण करता है, ठीक, इनका परिवहन करने में सक्षम है, इसी को कहते हैं भू आकृतिक कारक। ठीक, क्या कह रहे हैं, कारक, हमने बताया ना अभी। तो ये फैक्टर है यही। आगे देखिए, जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, मतलब क्या हुआ कि जैसे अब मान लीजिए स्थल पर कोई ढाल है, ठीक, ये ढाल है, तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ से मान लीजिए पानी आ रहा है, तो ढाल के कारण पानी इधर ही जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो अपने साथ क्या करेगा, यहाँ से मिट्टियों को काट करके ये नीचे ले जा कर के यहाँ पर डिपॉजिट करेगा। ठीक, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक, है ना, विशेषकर बहिर्जनिक, ये बहिर्जनिक की बात कर रहे हैं, बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझा जाता है। ठीक, मतलब ये दोनों एक ही होते हैं, बहिर्जनिक क्या एक ही होते हैं, ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं कह दीजिए चाहे भू आकृतिक कारक कह दीजिए। भू आकृतिक प्रक्रियाएं जैसे जल, हवा, है ना, हिम है, ठीक, यही फैक्टर भी हैं, तो दोनों एक ही होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि एक प्रक्रिया एक बल होता है, ठीक, जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। तो एक बल, यह प्रक्रिया, एक प्रक्रिया एक बल होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी द्वारा जो कंकड़ पत्थर लेकर के जाया जा रहा है ना, तो क्या है कि यह प्रक्रिया है एक प्रकार का बल। ठीक, अब ये क्या करता है भैया, धरातल के पदार्थों के साथ अनुपयुक्त होने पर, मतलब कि जो धरातल में मिट्टी वगैरह है, ये पानी क्या कर रहा है, इनके साथ जुड़ गया और इनके साथ फ्लो हो करके कहीं और चला जाए, ठीक, प्रभावी हो जाता है। एक कारक यानी एजेंट, एजेंट किसको करें उसे अब देखिएगा, एक एजेंट
एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहरें, है ना, धाराएं, ठीक। तो क्या कहा जा रहा है कि एक एजेंट एक गतिशील माध्यम है, ठीक। यानी एक कारक क्या है, एक गतिशील माध्यम है। वो कारक कौन कौन से हैं, प्रवाहित जल, हिम, हवा, लहरें, धाराएं, ठीक। तो ये क्या है, एक प्रकार का एक कारक है, ठीक, जो धरातल के पदार्थों को हटाता, ले जाता तथा निक्षेपित करता है, ठीक। जैसे क्या हुआ, ये जल है, जल पदार्थों को यहाँ से हटा करके ले जाएगा, कहीं निक्षेपित कर देगा, ठीक। तो यही बात है कि जो एक माध्यम है, कौन, एजेंट, ठीक। आगे देखिए, तो भैया यहाँ देखिए कि इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, प्रवाह मतलब बहता हुआ जल, भूमिगत जल, ठीक, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को हम क्या कह रहे हैं, भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। तो यही है क्या, फैक्टर। कौन फैक्टर हैं, भू आकृतिक फैक्टर हैं। इन्हीं के कारण ऊपरी सतह पर बाहरी भाग में धरातल पर परिवर्तन होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ है भैया कि गुरुत्वाकर्षण भी है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली डायरेक्शनल यानी दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है, ठीक। जैसे अब क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ढाल है, ठीक। तो ग्रेविटी तो काम करेगी ही, और मान लीजिए यहाँ पर है बहुत ज़्यादा ऐसे कंकड़ पत्थर हैं, ठीक। तो एक तो ढाल है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, ये ऐसे सरकेंगे, है ना भाई। ये ऊपर से नीचे आएंगे ना, ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने का कारण, ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर से नीचे जाने का कारण क्या है, जाने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक। तो एक तो ये है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये ऊपर से नीचे ढाल के सहारे ये नीचे जा भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि गुरुत्वाकर्षण ना यहाँ भी तो है, हर जगह है गुरुत्वाकर्षण ना। तो ये क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण इसे रोक भी रहा है, मतलब इसे अपनी तरफ खींच भी रहा है। देख रहे हैं ना, इसे गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी तरफ भी खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ढाल है तो ढाल की वजह से यहाँ का ज़्यादा बल लग रहा है, तो ये चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे सरक रही हैं। लेकिन नीचे सरकने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, इन्हें घर्षण भी दे रहा है, रोक रहा है, इनको अपनी तरफ भी खींच रहा है, जहाँ है वहीं भी खींच रहा है। ये पूरा ढाल है, समझ रहे हैं ना। तो अब ये बात हो गई यहाँ पर कि भैया देखिए ये कि गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे ना सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर स्ट्रेस डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, ठीक। अब देखिए, अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल यानी स्ट्रेस लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है, ठीक। अब देखिए, निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, ठीक। जैसे अगर ढाल नहीं है ना, ग्रेविटी भी काम नहीं कर रही है, तब क्या होगा, तब तो समतल होगा ना तो समतल रहेगा तो यहाँ से पदार्थ संचलित नहीं होंगे, गतिशीलता फिर संभव नहीं होगी। अतः अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण भी नहीं होगा। अगर ये सब गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, ढाल प्रवणता नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं, ठीक। ग्रेविटी के बारे में सब जानते हैं। देखिए, यह वह बल है, गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं कि यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है, ठीक। सभी संचलन चाहे वो पृथ्वी के अंदर हों, है ना, या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, ठीक। जैसे पृथ्वी के अंदर भी यही काम करता है। मान लीजिए ढाल अगर इधर है ना, तो ये जो बल है यहाँ पर, मान लीजिए जो चट्टानें होंगी ना पृथ्वी के अंदर, वो इधर ही मूवमेंट करेंगी, ठीक। ढाल के कारण, ढाल प्रवणता के कारण ही घटित होंगे।
अब आगे देखिए, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर संचलन होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंतर्जनिक प्रक्रियाएं, इंडोजेनिक प्रोसेस क्या है। ठीक, तो इंडोजेनिक प्रोसेस समझ लीजिए कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, ठीक, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल का स्रोत होती हैं, प्रमुख बल स्रोत होती हैं। ठीक, कैसे, अब समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि ये हो गया आपका, ये हो गया मान लीजिए कोई प्लेट है, और ये प्लेट कहाँ संचलित करेगी, स्टेनोस्फेयर पर संचलित करेगी ना, ऐसे कोई प्लेट है धरातल पर। और आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर ना कहीं कहीं रेडियो एक्टिव तत्व तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से वो किरणें ना ऐसे बाहर निकलती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें। ठीक, तो एक तो ये बाहर निकलने का प्रयास करेंगी, पृथ्वी की ऊर्जा यहीं जहाँ चट्टानों में दरार होगी वहीं से बाहर निकलने का प्रयास करेगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो जैसे ऊपर जा रही ना, तो यही रेडियो एक्टिव किरणें प्लेट के ऐसे नीचे भी गति करेंगी। अगर इधर कर रही है, ठीक, तो ये प्लेट इधर संचलित करेगी, फिर इधर अगर ये तरंगे जा रही हैं तो प्लेट इधर संचलित करेगी। तो कहीं ना कहीं ये तरंगें पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा के कारण भी यहाँ पर संचलन होता है, तरंगे बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। तो ये समझिए यहाँ पे कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल का स्रोत होती है। देखिए, पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन, ज्वारीय घर्षण, ठीक, तथा ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, भूतापीय प्रवणता है ना, यानी टेम्परेचर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण यानी डिस्ट्रोफिज्म और ज्वालामुखीता को प्रेरित करते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है ना, अभी हमने दिखाया कि मान लीजिए प्लेट हो गई है ना, अब ये प्लेट संचलित हो रही है इसी पर, तो यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है ना, तो ये किसको प्रेरित कर रही है, दोनों चीज़ों के लिए। पृथ्वी पर एक तो आकस्मिक बल के लिए, आकस्मिक बल के लिए प्रेरित कर रही है। आकस्मिक बल हमने बता दिया ना, ज्वालामुखी, भूकंप, है ना, भूस्खलन। तो ये तरंगें अगर ऊपर आ रही हैं तो ये ज्वालामुखी या भूकंप को भी क्या कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। और दूसरी बात क्या होता है, प्लेटों का संचलन भी, प्लेटें एक दूसरे इधर अपोजिट साइड या इधर साइड अगर संचलित हो रही हैं तो इसको भी प्रेरित करता है। तो कौन प्रेरित कर रहा है भैया, ये याद रखना, कई चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि इसमें है रेडियोधर्मिक क्रियाएं, ठीक, दूसरी बात पृथ्वी का खुद का घूर्णन, तीसरी बात ज्वारीय घर्षण, ठीक है ना, और चौथे की पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण क्या होता है कि भूतापीय प्रवणता एवं अंतर से निकलने वाला जो प्रवाह है, ऊर्जा निकल रही है, इसके कारण पटल विरूपणी और ज्वालामुखीता को ये प्रेरित कर रहे हैं ऊर्जा। ठीक, अब देखिए, भूतापीय प्रवणता एवं अंतर के ऊष्मा प्रवाह, परपटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनिक बलों के कार्य समान नहीं होते हैं। मतलब जो अंतर्जनिक बल है ना, वो हर जगह बराबर नहीं लगता, कहीं कम है कहीं बहुत ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है भैया, पहली बात तो समझ लीजिए कि तापीय प्रवणता और उसमें अंतर, ठीक, ऊष्मा प्रवाह, ठीक, एक तो तापीय प्रवणता और दूसरा ऊष्मा प्रवाह के अंतर, दूसरा भूपरपट्टी की मोटाई और उसकी मजबूती, इसकी वजह से अंतर्जात बल जो कार्य होता है हर जगह समान नहीं होता है। अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपरपट्टी की सतह असमतल होती है। ये हर जगह बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, इसी कारण से कहीं समतल है तो कहीं असमतल है, ये रीज़न है। चलिए, दूसरा हो गया, अब यहाँ है पटल विरूपणी, ठीक, डिस्ट्रोफिज्म। तो ये क्या होता है भैया कि सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचालित, उत्पादित या निर्मित करती हैं, सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचालित करती हैं, उत्थापित करती हैं ना, निर्मित करती हैं, पटल विरूपणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, ये थोड़ा लॉन्ग वाला बल होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे काम करता है, अचानक से चीज़ें पृथ्वी पर परिवर्तन नहीं आता, धीरे धीरे करके ये
पृथ्वी पर परिवर्तन करता है ना। क्या परिवर्तन करेगा? महाद्वीप बना देगा, कोई स्थलखंड बना देगा, कोई द्वीप वगैरह बन जाएंगे इससे, है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि भैया सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पट्टी को संचलित, उत्थापित या निर्मित करती हैं पटल विरूपणी के अंतर्गत आती हैं। क्या है? भूपर्पट्टी को, याद रखना, भूपर्पट्टी को संचलित, उत्थापित, निर्मित करती हैं, यानी भूपर्पट्टी निर्माण करने का काम किसका होता है? पटल विरूपणी का। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें भैया निम्नलिखित सम्मिलित है। पहली बात तो ये होता है कि तीक्ष्ण वलय के माध्यम से पर्वत निर्माण, है ना। जैसे कोई प्लेट है ना, और इसमें बहुत मोड़ आ गया, ये प्लेट धीरे धीरे करके इस तरीके से मुड़ गई, ठीक, इस तरीके से मुड़ गई, तो ये होता है आपका पर्वत बन गया, यही प्लेट पर्वत बन गया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पटल विरूपणी बल के कारण हुआ, ठीक। और ये बहुत धीरे धीरे स्लो काम करता है। और पटल विरूपणी क्या है? अंतर्जात बल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है, जिसके कारण ये सब चीज़ें घटनाएं घट रही। तो इसमें देखिए पहली बात, तीक्ष्ण वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण, भूपर्पट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनी की प्रक्रिया, ठीक। तो पहली बात तो इसमें आ गया ये। दूसरी बात है भैया कि धरातल के बड़े भाग के उत्थापन मतलब ऊपर उठना, ठीक। तो धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति यानी उसका टूटना में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया, ठीक, ये आता है इसमें। तीसरी बात क्या आती है? अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, ठीक। तो ये भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। दूसरी बात भैया क्या होता है कि पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका, ठीक। प्लेट विवर्तनिकी को ही क्या कह रहे हैं? पर्वतनी, याद रखना। प्लेट विवर्तनिकी या परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पट्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। तो प्लेट विवर्तनिकी के कारण क्या हो रहा है? यही बात समझ लीजिए कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण क्या हो रहा है कि कोई प्लेट है और प्लेट में बहुत तीक्ष्ण मोड़ आ जा रहा है, इस तरीके से पर्वत बन जा रहा है, ठीक। तो वही बात है भैया कि विवर्तनिकी की प्रक्रिया में भूपर्पट्टी वलन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है, ठीक। और महाद्वीपीय रचना के कारण साधारण विकृति हो जा सकती है, ठीक। तीक्ष्ण विकृति जो होगी वो विवर्तनिकी के कारण हो रहा है, भूपर्पट्टी में हो रहा है, और साधारण विकृति जो हो रही महाद्वीपीय रचना के कारण हो रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिए कि भैया पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, ठीक। यानी प्लेट विवर्तनिकी की बात की रही, प्लेट विवर्तनिकी जो है पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है, ठीक। पर्वतनी यानी पर्वत निर्माण करने वाली बात हो रही है, महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। पर्वतनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पट्टी में भ्रंश विभंग हो सकता है, ठीक। इन सभी प्रक्रियाओं, यहाँ देखिए, इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन, तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण यानी रूपांतरण होता है, ठीक। अब यहाँ दिया है भैया ज्वालामुखीता क्या है, समझ लीजिए। ज्वालामुखीता और ज्वालामुखीता के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।